नमस्कार, स्वागत अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं उनके अलग अलग राजनीतिक मायने हैं और अलग अलग चीज़ें सारी चीज़ों को लेकर चल रही हैं। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अब धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर पहुंच रही है और इसी दरमियान संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला कर्नाटक से कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक खबर है। एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और इस प्रयोगशाला जो कहा जाता है दक्षिण की प्रयोगशाला, कर्नाटक को दक्षिण की प्रयोगशाला कहा जाता है, वहाँ से उत्साहजनक खबरें भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हैं और कांग्रेस के लिए है। हिमाचल में सरकार बनने के बाद ये खबर कांग्रेसियों को कुछ ऊर्जा दे सकती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में चुनावी सर्वे एजेंसियां, बहुत सारी सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किया है और उनके फर्स्ट ट्रैकर पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है और वह सरकार बनाने के करीब पहुंचती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी उसे कांटे की टक्कर जरूर देती दिखी है। इस ट्रैकर पोल को क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या इस ट्रैकर पोल को भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट माना जा सकता है या फिर एंटी इनकम्बेंसी? ये अलग बात है, लेकिन एक बात तय है कि इस साल कर्नाटक समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव का एजेंडा और रोड मैप ये चुनाव तय कर देंगे, इसमें कहीं कोई शक सुबह नहीं है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर भी बखेड़ा है। भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें महानता का भाव छोड़ना होगा। मंथन में आज बहुत सारे सवाल हैं। मंथन में यही एक सवाल है कि क्या 2024 के लिए बीजेपी और संघ परिवार हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद और राम के आसपास ही चुनाव को रखना चाहता है और विपक्ष मूल मुद्दों दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इस तरीके की जो एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है या यूं कहें कि इन मुद्दों को उभारने की कोशिश कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर की तरफ भारत जोड़ो यात्रा उन्मुख है, उसको लेकर रास्ते भर बहुत सारे लोग वो सारी आवाजें, उन सारी आवाजों ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया जो मौजूदा बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकारों के खिलाफ दिखती हैं, एक आवाज लगाती दिखती हैं। वो सारी आवाजें राहुल गांधी के साथ नजर आई, लगभग बहुत सारे लोग नजर आए। इस बीच कश्मीर में जो लोग गुलाम नबी की पार्टी में चले गए थे वो बहुत सारे नेता, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद समेत बहुत सारे नेता वापस कांग्रेस में आ गए। इसे भी कांग्रेस ने अपने तरीके से कहा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती थी कि कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रही है और भारत क्या जोड़ेगी, तो वो लोग जुड़ने लगे हैं। लेकिन दक्षिण की प्रयोगशाला कर्नाटक से इस तरीके की चीज़ें आना अपने आप में कुल में एक अलग संकेत और संदेश दे रहा है, क्योंकि एकमात्र कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां पूरे साउथ में बीजेपी की सरकार है और अगर ये सरकार भी बीजेपी गंवा देती है, पिछले बार में बड़ी मुश्किल से बड़े तिकड़म से, बड़ी हिकमत से बीजेपी सरकार बना पाई थी, बनी बिगड़ी फिर बनी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक माहौल तो वहां बना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कर्नाटक में जो सर्वेक्षण एजेंसियों के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। समाचार वेबसाइट साउथ फर्स्ट के अनुसंधान संगठन पीपुल्स पल्स और सिसरो द्वारा किए गए फर्स्ट ट्रैकर पोल का मैं आज हवाला दे रहा हूं। इसके अनुसार राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस 101 से लेके 110 के आसपास ±9 नजर आएगी। साथ ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और विधानसभा त्रिशंकु होने की भविष्यवाणी ये सर्वे कर रहा है। पहला ट्रैकर पोल है ये अंतिम नहीं और बहुत सारी चीजें बदलती हैं, पल पल बदलती हैं राजनीति में।
तो इसके आधार पर बहुत कुछ उस तरीके की चीज़ें नहीं कही जा सकती, लेकिन एक आपको एक रोड मैप जरूर दिखता है, या एक तरीके से ट्रैक आप कर सकते हैं चीज़ों को। ये सर्वे 22 से 31 दिसंबर 2022 के बीच किया गया है, यानी कि राहुल गांधी कर्नाटक से होकर इधर उत्तर के राज्यों में घुस चुके थे। 2 और ट्रैकर पोल मार्च 2023 में चुनाव से ठीक पहले निर्धारित किए गए हैं, वो भी होंगे। कांग्रेस 101 से 110 के बीच और भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर टिकती नजर आ रही, प्लस 7 प्लस या माइनस 7, कम या ज़्यादा का आंकड़ा है। जेडीयूएस के हाथ करीब 29 सीटें लग रही हैं, 5 प्लस माइनस हो सकते हैं, ये सर्वे कह रहा है, और अन्य के हाथ 3 से 4 सीटें होंगी। सभी पार्टियां जादुई आंकड़े 113 के आधे रास्ते के निशान से कम होंगे, और इसलिए 2018 के चुनाव के बाद के परिदृश्य की तरह सरकार बनाने के लिए 2 दलों को एक साथ आने की आवश्यकता होगी। ये बड़ी बात है। अप्रैल मई में ये विधानसभा कर्नाटक में चुनाव होंगे। कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार चलाएगा, ये बहुत अहम है अपने आप में। अगर देखा जाए तो 2018 के प्रदर्शन की तुलना में कांग्रेस पार्टी अपने वोट शेयर में 2% की बढ़त हासिल कर रही पिछली बार के मुकाबले। तो इन सब चीज़ों को क्या हम राहुल का इफेक्ट मान सकते हैं, जो अपने आप में, और ये 2% जो वोट शेयर बढ़ने की बात कही जा रही है, वो करीब 22 सीटों का लाभ कांग्रेस को देती नजर आ रही है। जो ये जो 2% वोट शेयर की वृद्धि, सर्वे के मुताबिक 22 सीटें इसका लाभान्वित हो रही, कांग्रेस ज़्यादा हो रही। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में किए गए गुप्त मतदान से भी पता चला है कि कांग्रेस का वोट शेयर है वो 2018 में 38% था, जो बढ़कर आज 40% के आसपास पहुंच गया है। सर्वेक्षणों ने जो कर्नाटक है वहां 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की है। मई में चुनाव होगा और राज्य में जनता दल सेकुलर एक बड़ी भूमिका में होगा। मुझे लगता है इस बार फिर वो केंद्रीय भूमिका में होगा, नई सरकार के गठन में किंग मेकर की भूमिका में होगा। बहुत सारे इस सर्वे के बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और लिंगायतों को अलग धर्म का टैग दिए जाने से कांग्रेस को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सर्वेक्षण में भविष्यवाणी की गई है कि कांग्रेस पार्टी मुंबई कर्नाटक क्षेत्र की 50 में से 21 सीटें जीतेगी, जहां इस समुदाय का वर्चस्व है। ये 2013 की तुलना में 10 सीटें कम है। कांग्रेस को वहाँ 2013 में बहुत इस इलाके में काफ़ी सीटें मिली थी, जब पार्टी ने इस क्षेत्र में 31 सीटें जीती थी। बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे अनुमान हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा एक तरीके से फ्रेमवर्क चल रहा पूरे देश में विपक्ष का, और जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ता पक्ष, चाहे केंद्र में चाहे कर्नाटक में, इसको लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आज मंथन में सबसे बड़ा सवाल हम करने जा रहे हैं, कर्नाटक के जानिब से 2024 के चुनाव को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी और संघ की प्रयोगशाला कैराना है, मुजफ्फरनगर का कैराना। अगर गुजरात और महाराष्ट्र उधर की बात करें तटीय इलाकों की, तो गोधरा वहाँ की प्रयोगशाला है। गुजरात से ही सारी ये प्रयोगशालाएं निकली हैं, जो छोटी छोटी लेबोरेटरीज हैं। दक्षिण के राज्यों की प्रयोगशाला कर्नाटक है, और कर्नाटक में संघ का स्ट्रांग होल्ड है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संघ परिवार इस बात को मानकर चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 की राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी 19 और 14 में थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने इस बात को कहा कि इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं। जो बहुत लोग अक्सर ये कहा जाता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम को कोई खतरा है नहीं। मुसलमान महानता का भाव छोड़ें, भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, वो सुरक्षित हैं। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो हिंदू है वो हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तान में हिंदू ही रहते हैं और हिंदुओं को ही रहना चाहिए। हिंदू हमारी पहचान है और हिंदू ही हमारी राष्ट्रीयता है, ये वो कह रहे हैं मोहन भागवत। और बहुत सारी इस तरह की बातें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मोहन भागवत साहब का ये बयान है, संघ के मुखपत्र को दिए गए एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कहा। और एक कार्यक्रम में भी, महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने
इस बात को भी दोहराया है। तो वो इस्लाम के खतरे की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो ये महानता का भाव है कि भाई हम पहले शासक थे, हम आज भी उस तरीके से बिहेव करें, इसको छोड़ना होगा। इसमें तमाम चीज़ों को लेकर वार पलटवार हुआ है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि ये मोहन भागवत 2024 के लिए एक भूमिका के रूप में उनके इस बयान को देखा जाना चाहिए। बहुत सारे विपक्षी दलों ने भी मोहन भागवत के इस बयान को 2024 की भूमिका के तौर पर देख रहे हैं। कर्नाटक में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और इस तरीके के ध्रुवीकरण से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को पहले फ़ायदा मिलता रहा है। वो आरएसएस प्रमुख के बयान पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई भागवत साहब हमारे बारे में कैसे सारी चीज़ें तय कर लेंगे। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। बीजेपी और संघ के लोगों को, जो बीजेपी और संघ है, ये कांग्रेस की सांसद कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तोड़ने का काम किया है। इस तरीके से बहुत सारे बयानात आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और केसी त्यागी महासचिव जेडीयू कह रहे हैं कि ये 2024 की रणनीति का हिस्सा है। ओवैसी साहब बहुत नाराज हैं, बहुत सारी बातें, बहुत तगड़ा रिएक्शन वो दे रहे हैं और इसको लेकर रिएक्शन दर रिएक्शन। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें जैसे जैसे चुनाव आएगा, इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा बढ़ेंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि संघ परिवार और बीजेपी पूरा जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी, वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम, इन्हीं की इर्द गिर्द इनका नैरेटिव रहने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और विपक्ष मूल मुद्दे, जनता के जिन मुद्दों को एड्रेस कर रहा है, वो रोजगार है, पढ़ाई है, महंगाई है, दवाई है, शिक्षा है और नफ़रत। राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो नफ़रत बनाम मोहब्बत, अगर नट सेल में कहा जाए तो ये चुनाव नफ़रत बनाम मोहब्बत भी हो सकता है। और मोहब्बत में बहुत सारी चीज़ें आ गई कि भाई आप उन्हीं में सब जो आम आदमी की, आम लोगों की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और मोहन भागवत का वो इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे पहले सुनिए। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं। वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे। वो कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे। ये महानता का भाव छोड़ना होगा। ऑर्गेनाइजर इस संघ का मुखपत्र है अंग्रेजी में, हिंदी में पांचजन्य और अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर। उसको एक दिए गए साक्षात्कार में ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें मोहन भागवत जी ने कही हैं। इसके जवाब में तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्हें सुनिए। वो हमेशा से इनका यही रहा है कि भारत के माइनॉरिटीज से, भारत के जो दलित हैं और भारत में जो एक पढ़ा लिखा तबका जो भारत के प्लुरलिज्म को मानता, उन सभी से नफरत करते हैं। उनका ये स्टेटमेंट रिक्रिएशन है गोलवालकर के स्टेटमेंट का, जो उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखी थी। वी आर नेशन डिफाइंड में लिखा था कि द इंटरनल थ्रेट्स टू दिस कंट्री आर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। उसका रिक्रिएशन है ये, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये उन्होंने लिखा, उसका रिक्रिएशन है। अभी कहाँ रिलेवेंट है सर वो सब? कुल मिलाकर ये मसला एक अलग तरीके का है और मोहन भागवत के बयान को एक अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करा जा रहा है और समझा जा रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई वो कौन तय करने वाले होते हैं? मोहन भागवत साहब हमारी नागरिकता तय कर देंगे, हम कौन हैं? वो सीधे अटैक कर रहे हैं, कह रहे भाई संघ में महानता का भाव है, आरएसएस में महानता का भाव है, मुसलमानों में कतई महानता का भाव नहीं। मुसलमान तो हिंदुस्तानी है, एक यहाँ की नागरिकता का भाव उसके अंदर है और उसको इस जो नागरिक होने का पूर्ण अधिकार उसे मिलना चाहिए। ये मैं मंथन में अगले कुछ देर तक मैं ये समझने की कोशिश करूँगा अपने मेहमानों से, विशेषज्ञों से, कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्या एक दो धड़े बन रहे हैं? क्या ये कर्नाटक की जानिब से मैं इस बात को समझूंगा और दर्शकों को समझाने की भी कोशिश करूंगा
कि कर्नाटक एक दक्षिण का द्वार है और वहां अगर बीजेपी डिफीट होती है तो एकमात्र उसका जो बचा खुचा रसूख है वो भी खत्म हो जाएगा दक्षिण में। और दक्षिण में अच्छी खासी सीटें दक्षिण से आती हैं। अगर पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट हो गया तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ बीजेपी के फेवर में नहीं रहेंगी, इसलिए वो दक्षिण के द्वार पर वो कब्जा करना चाहेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, त्यागी ने कहा कि जो मोहन भागवत के इस बयान को कि भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इसको 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। मेहमानों का परिचय कराता हूँ। प्रेस के जाने माने संपादक, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपको। के न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मुस्लिम स्कॉलर साहब नबी सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। कर्नाटक से जेडीएस के नेता सफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधा जी कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कश्मीर से जम्मू कश्मीर से दीपक काचरू जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चूँकि जम्मू कश्मीर से हमने इसलिए गेस्ट को बुलाया है कि वहाँ यात्रा का समापन 30 तारीख को है और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने 21 विपक्षी दलों को पत्र लिखकर कहा है कि वो 30 तारीख को यात्रा के समापन पर आएँ। इस बीच एक और हमारी खास मेहमान स्वाति चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबा स्वाति जी को अनुभव है टीवी में काम करने का और तमाम विभिन्न मीडिया में काम करने का बहुत लंबा अनुभव है और आप जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कर्नाटक से स्वाति जी जुड़ गई। बहुत स्वागत स्वाति जी, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मंथन की शुरुआत आलोक जी से करता हूं। आलोक जी, अभी एक सर्वे रिपोर्ट एक लगातार जो ट्रैकर पोल के माध्यम से तमाम एजेंसियों, तमाम उसके जरिए आई, ये 22 से 31 दिसंबर के बीच की है, जब ये यात्रा राहुल गांधी की कर्नाटक से होकर गुजर गई थी और उत्तर के राज्यों में थी। उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी वहाँ एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। हालांकि वो पूर्ण बहुमत से जो ये सर्वे दिखा रहे हैं या जो पोल ट्रैकर के माध्यम से जो पता चल रहा है उसमें क्लियर बहुमत तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है और पिछली बार से करीब करीब 20-22 सीटें उसकी बढ़ रही हैं, 2% वोट भी बढ़ रहा है। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या ये इसे हम राहुल गांधी की यात्रा के इफेक्ट के रूप में देख सकते हैं या कांग्रेस देख रही है? दूसरा, इसी बीच मोहन भागवत जी का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, जबकि कर्नाटक दक्षिण की प्रयोगशाला है संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक तरीके से प्रवेश द्वार भी है और उस प्रवेश द्वार पर बीजेपी बैठी है। अगर वो द्वार टूट गया तो फिर 24 का मामला थोड़ा फंसता नजर आएगा। आलोक जी। आलोक जी अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ, धन्यवाद दुर्गे जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी की यात्रा का जो असर है इसको हमें इससे अंदाज लगाना चाहिए कि जब उत्तर भारत में जब कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया था तो भी एक बार दक्षिण भारत ने ही कांग्रेस को संबल दिया था, एक सहारा दिया था। तो ये जो यात्रा की जो प्लानिंग है बड़ी सोच समझ करके की गई, दक्षिण के राज्यों से की गई है। पहले ये माना जा रहा था कि ये दक्षिण के राज्यों में भाई इतना ज्यादा मतभेद है नेताओं में, विपक्ष की राजनीति इतनी बटी हुई है, तो उसको यात्रा को उतना जन समर्थन नहीं मिल पाएगा, इनके अपने रैंक एंड फाइल ही वहां पर जुटेंगे। लेकिन इसके विपरीत हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी उसके बिल्कुल विपरीत हुआ, सारे के सारे लोग जुटे। अब जहां तक आप कांग्रेस की बात, भारतीय जनता की पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करी और अगर कर्नाटक में भी अगर उसने अपना आधार अगर बनाया है तो आप याद रखिए कि येदियुरप्पा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और येदियुरप्पा के साथ में जिस तरीके से इनके भाजपा के जो दो नेतृत्व वाले जो नेता हैं, भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व वाले, उनके साथ में उसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग येदियुरप्पा की नहीं बन पाई है। वो उनका आना, उनकी विदाई, और दूसरी बात हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बहुत शक्तिशाली, कर्नाटक में वोकलिंग और लिंगायत की राजनीति बड़ी प्रमुख रही है और वो एक शक्तिशाली उससे आते हैं। अब वहां पर खेल बहुत अलग है। आपने येदियुरप्पा को किनारे कर दिया, अब आप ये सोच रहे हैं कि येदियुरप्पा पूरे मन से उनका साथ देंगे। किस आधार पे साथ देंगे? येदियुरप्पा को क्या मिलेगा?
ये भी चीज एक महत्वपूर्ण है। और तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की, जैसे आपने तमाम चुनावों की अगर बात कर दिया जाए, तो दक्षिण में भारत में केवल एक ही जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जो सुनहरी जो लकीर है, वो केवल एक तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना में इस वक्त जितने भी इधर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती चली गई है। अब अगर देखा जाए तो वहां पे अगर केसीआर को अगर चुनौती अगर कोई दे पा रहा है, तो मुझे लगता है, जहां तक कि जो अभी जो फीडबैक जो मिल रहा है, उसके आधार पर लग रहा है केसीआर के बाद दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। लेकिन वहां भी एक दिक्कत है, केसीआर भी अपना पद राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा करना चाहते हैं। तो जीत तो उनकी मानी जा रही है कि हो जाएगी, लगभग जिस तरीके से गुजरात की तर्ज पर सोचा जा रहा था भाजपा के लिए। लेकिन उनको छोटी जीत नहीं चाहिए, उनको बड़ी जीत चाहिए। तो भाजपा के लिए दक्षिण का जो तो थोड़ी बहुत जो गुंजाइश जो बन रही थी कि उत्तर भारत से जो भरपाई जो वहां पर कर लेंगे, तो दक्षिण भारत में उनका कोई मोर्चा, कोई उपलब्धि उनको नहीं हो पा रही है। अब आप कहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का क्या होता है। राहुल गांधी की यात्रा के साथ ही आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी ने कुछ सार्वजनिक विमर्श बदल दिया, पूरी तरह बदल दिया। अभी तक की ये था कि मतदाता का कोई अब मतलब नहीं रह गया, केवल एक आदमी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। और सेकुलरवाद का कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसकी खिल्ली उड़ाई गई कि ये तो छद्म सेकुलरवाद है, इससे और सामाजिक न्याय का भी कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को भी कई वर्गों में बांट दिया, उन्होंने उसमें विभाजनकारी लकीरें डाल दी। लेकिन ये सारी चीजों को के साथ में आप महंगाई भी जोड़ लीजिए, बेरोजगारी भी जोड़ लीजिए, और एक ये भी जोड़ लीजिए, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज इसके साथ में जोड़ने में मैं ये कहूंगा, मीडिया मीडिया को भी आप जोड़िए। तो राहुल गांधी ने ये सारी चीजों को एक निशाने पे ले लिया। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने जो अपना जो सबसे स्ट्रांग जो बैटिंग करी है, वो दिल्ली में आकर लाल किला से करी, जब उन्होंने मीडिया को सीधे सीधे कहा कि आप हिंदू मुस्लिम फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। ये बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। और दूसरी बात, मीडिया को भी लग गया, और आरएसएस संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया कि अब केवल मीडिया के भरोसे नहीं चला जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से लोग उमड़े हैं, उनको इनविटेशन देकर नहीं बुलाया गया। हाँ, अब ये जरूर कह सकते हैं कि आज के इवेंट वाले दौर में कांग्रेस भी कुछ इवेंट करना सीख गई है, और कुछ फोटो ऑप्स उसने ढूंढे हैं, निकाले हैं, किए हैं। करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अगर अच्छी चीज आप सीख लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जिस तरीके के लोगों का जमावड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। ठीक बात है आलोक जी। मेरा आज मंथन में यही प्रश्न ही है। जैसे आपने कहा ना कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम करते हैं बनाम हिंदू मुस्लिम। जैसा आज भागवत जी ने कहा कि भाई मुसलमान सुरक्षित हैं, एक संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई। सवाल यही है, आलोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई थोड़ा बहुत संभावनाएं तेलंगाना में हैं, बाकी तो पूरा दक्षिण एक तरीके से मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि बहुत बड़ा आधार वहाँ दक्षिण में है नहीं उनका। और कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को दक्षिण हमेशा से सहारा देता रहा है। बहुत बुरे बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी को दक्षिण ने ही सहारा दिया है। कर्नाटक की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक स्वाति चंद्रशेखर जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। स्वाति जी, एक जो पोल ट्रैकर एक सर्वे आया है, उसको लेकर एक पहली टिप्पणी आपकी, और दूसरा, चूंकि कर्नाटक दक्षिण का प्रवेश द्वार, और उसके अलावा वहाँ पर जिस तरीके से संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला साउथ की आप उसको कह सकते हैं, वहाँ एक तरीके से आज मोहन भागवत का एक बयान आया कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित हैं या उन्हें डरने की ज़रूरत है नहीं, बशर्ते वो महानता का भाव छोड़ दें। महान मत बताएं अपने आप को। स्वाति चंद्रशेखर। सबसे पहले मैं के न्यूज इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कर्नाटका के पोल के ऊपर शायद मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट की कोई पहला न्यूज चैनल है कि इतना मतलब प्राइम टाइम में आप हमारा पहला जो सर्वे आया है साउथ फर्स्ट और पीपल से, तो उसको लेकर आप बहुत शुक्रिया। और सही मायने में हम खुद को नेशनल कह सकते हैं। हम लोग सो कॉल्ड नहीं बल्कि हैं, अपने आप को पूरे देश को सोचते हैं, देखते हैं। जी स्वाति जी प्लीज। जी। सो जैसे आपने बोला कि कर्नाटका एक पूरा दक्षिण भारत
में एक्सपेरिमेंट माना जाता है भाजपा के लिए, ये तो अनडाउटेड है। अगर आप 2019 के जो नेशनल इलेक्शंस के बारे में अगर हम सोचेंगे या उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो कर्नाटका से लगभग 25 सीट मिले थे 2019 की इलेक्शंस पे। और इससे पहले जब 2004 की इलेक्शंस देखा जाए या उससे पहले जब अटल जी की इलेक्शन भी चलती थी, तो पूरा दक्षिण भारत में जो एक ही स्टेट था, भले कर्नाटका में एक साल पहले इलेक्शन होती थी या उसके साथ साथ ही इलेक्शंस होती थी जो सेंट्रल इलेक्शंस के साथ साथ ही, पर हमेशा कर्नाटका इतना तो ऐसे वोट देती थी कि सेंटर में किसको चुनना है और स्टेट में किसको चुनना है, ये साफ नजरिया कर्नाटका का लोगों के सामने थी। तो इस बार भी 2024 की चुनाव अगर हम देखा जाए, तो 2024 की चुनाव अगर जितने भी पॉलिटिकल पंडित अभी कह रहे कि बहुत घटाई होगी, थोड़ी बहुत यूपी में होगा, जो मध्य प्रदेश में होगा, और जो हरियाणा में होगा, और जो एक्सट्रीम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड और इन सब चीजों स्टेट्स में जहां पे जो घटाई होगी, तो उसको अगर पाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वो दक्षिण भारत है। ऐसे करके बीजेपी अब से नहीं 2020-21 से वो तैयारी कर रही है। तो उसके लिए इस बार जो 2023 की कर्नाटका का चुनाव है, वो लगभग एक प्रतिष्ठितता का कण बन गया है, खास करके भाजपा के लिए। और 2023 की चुनाव कांग्रेस के लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर इस बार इतना बड़ा स्टेट अगर रख नहीं पाएंगे, तो फिर कांग्रेस एक तरफ से पूरा दक्षिण भारत से लेकर सेंट्रल इंडिया तक पूरा उनका, जैसे हम क्लीन स्वीप एक इलेक्शंस में कहते, तो वो जीतने के लिए हम क्लीन स्वीप कहते हैं, पर इधर एक क्लीन स्वीप कांग्रेस के लिए हो जाएगा, ताकि वो वापस आने में इन सब स्टेट में लगभग 20-25 साल लग जाएगा। जो जी अभी जी, इस बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बात, में, बहुत महत्वपूर्ण बात जी। हाँ, जो अभी इस स्थिति में इट्स अ वेरी क्लियर सिचुएशन दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि हालात कर्नाटका को कैसा ना कैसा करके उनके साथ, मतलब जो भी जीत सकते हैं, या जैसे मिश्र फल होगा, तो जो भी अभी सर्वे आ रहे हैं, तो इसके आधार पर दोनों लगातार काम कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस या बीजेपी हो, तो दोनों प्रयास तो ठीक ठाक चल रही है। बस खाली इस जो पीपल्स की सर्वे जो सर्वे पे आया है, ये तो मैं भी थोड़ी बहुत मानती हूँ कि अभी जो स्थिति अगर हम कर्नाटका में देखा जाएगा, तो 100 से 110 की सीट के बीच में कांग्रेस आने की स्थिति है। मैं एक छोटा सा आपको एक डेटा दे दूंगी। 2013 में जब कांग्रेस 125 पार करके 130 तक जब आ गया था, तो तब 5 साल की सिद्धरामैया की सरकार चली थी कर्नाटका में। पर जब 2018 में चुनाव जब सिद्धरामैया जी हार गए थे, उस समय जो कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका हो गया और जो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका हो गया, और जो लिंगायत की विभाजन की वजह से जो नॉर्थन पार्ट ऑफ कर्नाटका हो गया, तो इसमें से बहुत सीट्स घटाई। और खास करके 12 एग्जिस्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो जो 2013 से 18 के बीच में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं कर्नाटका में, तो उनमें से 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स हार गए थे जी। पर इस बार अगर वो डेटा के अनुसार अगर हम ले भी लिया, तो कांग्रेस उस समय 85 सीट्स पर आ गए थे, तो उसमें से 16 लोग अभी चले गए, तो जो भाजपा के पास में आ गए, तो फिर वो लोग अभी फिर से जीत के आएंगे। अगर वैसे भी अगर हमने देख लिया जाए, तो भी इस बार कांग्रेस 20 से 25 सीट 2013 से निकल के भी 100 तक कांग्रेस इस बार आ सकती है। पर सरकार क्या कांग्रेस बन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी में अभी यही चल रहा है कि भले कांग्रेस 100 पार कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार तो हम ही बने। सुधा जी मुस्कुरा रही हैं, सुधा जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मुस्कुरा रही हैं कि कोई बात नहीं, लाइए सीट जी। साथ है, तो फिर शायद इसके लिए ठीक जवाब तो वो ही दे पाएंगे, क्योंकि इस बार भी जेडीएस निर्णायक होगा।
और हम सबको पता है कि देवेगौड़ा जी का जो परिवार में जितने भी वो लोग ज्योतिष के मानते हैं, तो इस बार भी कुंडली में बता चुके हैं कि कुमार स्वामी अगले बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो फिर तो शायद मुझे लगता है कि अभी सफेला जी इसके उत्तर देना पड़ेगा। मैंने भी अपने इस कार्यक्रम में ये संभावना जता दी है, इसमें मैंने इस कार्यक्रम में संभावना जता दी है कि कुमार स्वामी ऐसी इच्छा रखते होंगे निश्चित तौर पर। मैं सुधा जी के पास जाना चाहूंगा। स्वाति जी, सुधा जी, स्वाति जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन जो बातें कही हैं कि भाई आप सीटें चाहे जो कोई लाए लेकिन सरकार बीजेपी की, तो ऐसे रणनीतिकार तो हैं आपके पास, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, पूरे देश ने इस बात को देखा है। लेकिन और ऐसा भी नहीं कि कोई बीजेपी किसी को मारपीट कर ले जाती है, तो भाई अपनी इच्छा है, खुद ही लोग उसके पास चले जाते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है और विचारधारा बदल जाती है, लोग चले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सुधा जी, इस बार क्या आप राहुल गांधी की यात्रा का कोई इफेक्ट वहां देख रही हैं? हालांकि आप नहीं कहेंगी, लेकिन कुछ असर पड़ रहा है क्या, या नुकसान हो रहा है? नहीं, दिख नहीं रहा है तो बोलूंगी कैसे मैं। वो एब्सोल्युटली जीरो असर है यहाँ पे। हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, राज्य नेताओं ने इतने अच्छे अच्छे काम किया है कि हम लोगों को कोई भारत जोड़ो यात्रा, किसी की यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे करना है तो हम लोग बहुत सारे यात्राएं कर चुके होते। हम थोड़े ना लोगों के लिए इतने बड़े बड़े स्कीम्स लेके आते, लोगों के लिए इतना हेल्प करते। हाँ, और हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस बड़ी बड़ी एलिगेशन, अपवादें हमारे ऊपर लगा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सभी अपवाद देते। रफेल्स का ले लीजिए आप, ट्रिपल तलाक का ले लीजिए, आधार कार्ड का ले लीजिए, आपके हिजाब का ले मुख्यमंत्री को लीजिए, राहुल गांधी ने every कहा time- कि 40% वाले मुख्यमंत्री 40% कमीशन लेते हैं। ये भी बातें यात्रा के दौरान कही हैं। आपने जो एलिगेशन की बात कही, बड़ा गंभीर विषय है ये कर्नाटक में विमर्श का। एक मिनट, अच्छा हुआ आपने इसके बारे में पूछा है मुझे। मैं एक आपके चैनल द्वारा सबको पूछना चाहती हूँ कि सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट के टाइम पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, more than 3 to 4 or more than 5 bureaucrats had committed suicide, IAS IPS officers। तो उन लोगों को उतना प्रेशर क्या था कि बड़े बड़े जो लॉ एंड ऑर्डर कानून की जो व्यवस्था में इन्वॉल्व है वो लोग आत्महत्या कर रहे थे। तो उतनी परेशानी उन लोगों को क्या थी? हाँ, अभी कुछ भी हो जाए, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम, मतलब कांग्रेस वालों को या ऑपोजिशन वालों को ले लीजिए, इस सरकार कुछ ना में भी कुछ अपवाद सुसाइड हुआ उनको है चलना सुधा जी। चाहिए। इस जी? सरकार में भी सुसाइड हुआ है। सुधा जी, That's what I'm saying. सुधा I'm not जी, saying स्वाति no, जी no, no, कह रहे I'm हैं कि not saying. सरकार इसमें भी सुसाइड हुआ है, और अगर उस दौर में सुसाइड हुआ था तो आपको एक्शन लेना चाहिए था ना। अब तक उन परिवारों से एप्लीकेशन लेके कार्रवाई करनी चाहिए थी। पार्टी बीजेपी इज वन पार्टी जिसने किसी को अपना या दूसरों को बिना डिफरेंशिएशन नहीं करे हुए, दे हैव टेकन द लॉ एंड ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स एंड जस्टिस हमेशा न्याय किया गया है। तो इसके बारे में मैं कतई ही सुधा जी, एक छोटा सा मेरा और सवाल है, फिर मैं मैं सफीउल्लाह के पास जाऊंगा, जेडीएस के नेता हैं। सुधा जी, हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही आप लोगों का एजेंडा रहता है टोटल। कभी हिजाब पे बात कर लीजिए, कभी मुसलमान सुरक्षित हैं कि नहीं, मतलब भाजपा और उसके जो जितने संघ और उसके आनुषंगिक संगठन हैं, वो इसके इर्द गिर्द के अलावा आप कहते तो हैं कि डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, लेकिन घूम फिर कर उसी हिंदुत्व के इर्द गिर्द ताना बुनते हैं। ऐसा क्यों? बात नहीं करते हैं। हम लोग डेवलपमेंट किया है और सारे विश्व को मालूम है हम लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड चीज है, आप हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, हर एक हिंदुस्तानी के कन कन में हिंदुत्व है, तो उसकी बात करना जरूरी नहीं है, वो ऑलरेडी है। क्योंकि ये लोग जो दूसरे लोग हमारे ऊपर दबाव डालना चाहते हैं ना, हम लोग क्या ऐसी संस्कृति से आए हैं कि अतिथि देवो भव, ठीक है? तो हम लोगों को सबको एक ही मान के चलते। इसका मतलब ये नहीं है कि अतिथि हमारा सर काट के लेके जाए, इसका हम उनको परमिशन नहीं देते हैं। तो इसके बारे में हर एक, हम जो भी हिंदुस्तान में है उनके कन कन में हिंदुत्व है, तो हिंदुत्व के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहिए एंड हम करते ही रहेंगे। आखिरी दम तक हिंदुत्व के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। हिंदुत्व कुछ भी नहीं है, इट इज बीइंग अ गुड ह्यूमन, लेट मी टेल यू। ठीक बात है, सुधा जी, ठीक बात है। सफीउल्लाह साहब जेडीएस के वरिष्ठ नेता हैं। सफीउल्लाह साहब, ये करें कि भाई ठीक, हम विकास भी करते हैं लेकिन हिंदुत्व तो मरते दम तक हम करते ही रहेंगे। अभी अभी मैडम ने कहा वो सर काटने वाले की काटने की भी बात कर रहे हैं। ये बीजेपी का
अपना एजेंडा है। इसका सर काटो, उसका सर काटो, इधर काटो, उधर काटो। इनके सारे फ्रिंज एलिमेंट्स जो बोलते हैं, कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स, लेकिन हमारे यहाँ मैंने किसी ने किसी का सर नहीं काटा है, हम लोग जरा सुनिए ऑलमोस्ट नॉन मैडम, वायलेंट जरा पीपल। सुनिए। अभी अभी यस आपने यस, सर बोलिए काटने की बात बोलिए कही। बोलिए। हाँ, अभी यहाँ जहाँ कहीं मेला होता है वहां मुस्लिम के दुकानों को दुकान रखने नहीं दे रहे हैं, उनको व्यापार करने नहीं दे रहे हैं, और हिजाब का मामला उठा के हमारी मुस्लिम लड़कियों को कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये 40% गवर्नमेंट है, सारी पब्लिक मानती है, पब्लिक बोल रही है। आप टेररिज्म तक और लव जिहाद आप क्यों तक है क्यों यहाँ नहीं पे, पहुंच रहा? किसकी अरे वजह से एक है? आदमी सुसाइड कर लिया, अरे ईश्वरप्पा का नाम टेररिज्म बोल और के लव सुसाइड जिहाद कर लिया। किसकी वजह से है, मैडम बोलिए आप आप। थोड़ा स्टडी करके आइए ना, ये मैं मालूम कर पूरा लीजिए। स्टडी करती हूँ, पूरा रिपोर्ट थोड़ा आप कहीं थोड़ा पे भी सुन ले लीजिए। लीजिए। लव देखिए, मैं जिहाद शांति और से सुनता टेररिज्म रहा। किसका है, इसका जड़ कहाँ से है, प्लीज बोलिए मैडम आप। मैडम बोलिए सर, मुझे बोलिए, बोलने मैं दीजिए, बोलने बाद के में लिए आप बोल बैठी हूँ लीजिए। यहाँ पे। हाँ, आई डोंट आप नो बोल रहे हाउ हिजाब के बारे में, यू आर टॉकिंग अबाउट हिजाब, मैडम, जहाँ पे हमारी हिंदू सी लड़कियों द को क्वेश्चन इज कार्ड दी। कुल मिलाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधा नायर चुनौती दे रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये टेररिज्म, ये किसके लिए है, टेररिज्म ये किसकी देन है, ये आतंकवाद किसकी देन है, ये बातें वो सवाल उठा रही हैं। बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं इस मंथन में, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मूल मुद्दे हैं उन पर भी बात हो रही है। और कर्नाटक के चुनाव के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देखने की कोशिश की जा रही। स्वाति चंद्रशेखर ने बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से ये रखा कि किस तरीके से बीजेपी को वहाँ पिछली बार 2019 में 25 सीटें लोकसभा की मिली थीं, और अगर इसमें कोई घालमेल हुआ तो फिर वो मुश्किल में होगी। कि कर्नाटक की जो प्रयोगशाला, उसके जरिए क्या 2024 का 2024 का क्या एक रोड मैप, कोई परसेप्शन बनाने की तैयारी है। जेडीएस के नेता सफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हैं। सफ़ीउल्लाह साहब, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरा इस डिबेट का मूल तत्व है, वो ये कि जो सर्वे आया है, तमाम तरीके के सर्वेज आ रहे हैं, ट्रैकर पोल आ रहे हैं, और अभी एक पीपुल्स पल्स और सिसरो के सर्वे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जेडीएस को बहुत श्रिंक दिखाया जा रहा है। 28-30 सीटें उसको नज़र आ रही हैं, 28 सीटें उसको मिलती नज़र आ रही हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे का मुकाबला उसमें दिख रहा है। कुल मिलाकर फिर भी जैसा स्वाति जी कह रही थी कि कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं। सफ़ीउल्लाह साहब हैं क्या? एक्चुअली वैसे सब लोग चीफ मिनिस्टर बनने की उम्मीद लगाए रखे हैं। चलिए, सफ़ीउल्लाह साहब लग रहा कि डजन लोग हैं, उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। मुस्लिम स्कॉलर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं साहब नवी साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संघ के प्रमुख मोहन भागवत साहब ने आज कहा है कि भाई मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं, उन्हें कौन सी चिंता है, लेकिन उनको सुप्रीमेसी छोड़नी होगी। वो ये मत कहें कि भाई वो जो महानता का भाव है कि भाई हम शासक रहे हैं, ये भाव छोड़ना होगा, मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं। इस बयान के क्या मायने हैं साहब नवी? साहब अनम्यूट करिए अपने आप को। मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच गया हो तो जवाब दीजिए। दीपक काचरू साहब हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, अभी तक मैं माफ़ी के साथ में उनके पास जा रहा हूं क्योंकि अभी तक उनसे कोई प्रश्न मैं ले नहीं पाया। दीपक काचरू साहब जम्मू कश्मीर से आते हैं, यात्रा वहां पहुंचने वाली है, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई जो कर्नाटक का ये सर्वे आया, इसमें राहुल इफेक्ट है, बहुत धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेता वापस कांग्रेस में आ गए, ताराचंद वहाँ के डिप्टी सीएम वापस आ गए, और अभी खड़गे साहब ने आज ही चिट्ठी लिखी है देश के 21 विपक्षी दलों को कि वहाँ जो 30 जनवरी को वहाँ पर जब यात्रा का समापन होगा तो सभी लोग आएँ। क्या उम्मीदें, किस तरीके से इस यात्रा इफेक्ट को देखते हैं? जब यात्रा खत्म होगी तो क्या कुछ बदलता नजर आएगा कांग्रेस के अंदर, देश की राजनीति के अंदर? काचरू साहब देखिए, अभी पिछले 2014 के बाद से कांग्रेस बहुत नाकाम रही, सोशल मीडिया पे भी नाकाम रही, और टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल्स पे, सब पे उसकी हालत खराब थी।
राहुल गांधी को तो ऐसा प्रोजेक्ट किया गया इतने सालों में जिसका वो आज तक जवाब नहीं दे पाए और शायद देना भी नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरह पिटने के बाद, इतने सालों के बाद, शायद उन्होंने अब जाके एक थोड़ा अक्लमंदी का काम किया कि लोगों से जुड़ना शुरू किया। अगर कांग्रेस जुड़ती नहीं, विपक्ष होना जरूरी है, हम ये मानते हैं कि विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष सही हो या गलत हो ये एक अलग प्रश्न है अपने आप में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि वो अब जुड़ पा रहे हैं लोगों के साथ, अपनी बात कर पा रहे हैं और लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं। और जब भी जो सत्ता में होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायतें लोगों की हमेशा रहती है सत्ता के अगेंस्ट के लोगों से। तो ये तो एक अपना एक विजन है मेरा कि राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को डेफिनेटली फायदा होगा। कितना होगा ये तो इलेक्शन पे पता चलेगा, क्योंकि हर जगह के समीकरण बहुत चीजों पे डिपेंड करते हैं। कश्मीर के मुद्दे में यह है कि बीजेपी जैसे हम देख रहे हैं इतने सालों में, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया है। वहां चंद्रशेखर आजाद को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत वहां की जनता के सामने बहुत अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जो है वो जीत सकते हैं। सॉरी, चंद्रशेखर कह रहा हूँ, ये कुमार स्वामी। जो कांग्रेस से अभी गए हैं वहां पे, जी गुलाम अ, जी तो जी। तो उनकी नई पार्टी वहां स्टार्ट हो रही है, और उस पार्टी की वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं। कुछ डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है कश्मीर की। शायद अब गुलाम नबी आजाद, आप कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद कुछ हाँ, करना चाह गुलाम रहे हैं, नबी मतलब आजाद, कुछ बेहतर होगा उनके लिए। हाँ, गुलाम नबी आजाद भी जो हैं, उनकी पार्टी काफी अच्छे से काम कर रही है, तो शायद कांग्रेस का विकल्प वो खड़ा कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कांग्रेस थोड़ा अच्छा काम कर पाती है और अपना बेस मजबूत कर सकती है, तो जरूर कांग्रेस को फायदा कश्मीर में हो सकता है। ऑल्दो जम्मू रीजन में उसको कोई वोट्स नहीं मिलेंगे, जो वोट्स कटेंगे वो सिर्फ श्रीनगर से कटेंगे। और क्योंकि डेमोग्राफी बदल रही है, तो शायद अगला चीफ नहीं, मिनिस्टर मैं जो आपको काचरू साहब, मैं मिलेगा केवल वो जम्मू से मिलेगा। कश्मीर के चुनाव पर फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर एक संदेश होता है। चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जब यात्रा की थी और नरेंद्र मोदी भी उस यात्रा में शामिल थे, तो उस यात्रा में झंडा, लाल चौक पर जाके झंडा फहराइए, राहुल गांधी भी झंडा फहराएंगे, ये संकेत और संदेश होता है। एक राज्य के विधानसभा चुनावों से मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये संकेत और संदेश क्या विपक्षी दलों में जाएगा? वो खड़गे साहब ने आमंत्रण भी दिया कि भाई आप आइए, सारे विपक्षी दलों को, करीब 21 विपक्षी दलों को उन्होंने चिट्ठी लिखी। तो क्या इससे एक नेशनल कैनवास पर विपक्ष की स्थिति मजबूत होती आप देख रहे हैं? जी, बिल्कुल मजबूत होती दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में अब वो डायरेक्ट लोगों से जुड़ पा रहे हैं। सोशल मीडिया में, न्यूज के चैनल्स में उनकी हर जगह एक मुद्दे पे उठाया जाता था और उनको बहुत बुरी तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाते थे और बुरे चीजों में फंस जाते थे। यहाँ पे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं लोगों से। अब उनको मीडिया की जरूरत नहीं है, न्यूज चैनल्स की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली संवाद कर पा रहे हैं लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं इसी वजह से भीड़ बढ़ रही है। लेकिन ये भीड़ क्या कन्वर्ट होगी वोट्स में, ये देखने का एक बहुत सारे है। सवाल हैं, लेकिन जो सीधे मीडिया पर हमला कर रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर हमला कर रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूबर से बात कर रहे हैं। उन्होंने कारण भी बताया कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया चश्मा लगा कर आता। मैं उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, जो यूट्यूबर और डिजिटल के लोगों से बात कर रहे थे। वो कह रहे भाई मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है वो चश्मा लगा कर आता है और उसी चश्मे के अंदर उनके उसी फ्रेम में उनको फिट कर देता है। ये सवाल मैं आलोक जी से करूंगा कि इसके पीछे राहुल गांधी की क्या रणनीति हो सकती है? पिछले इतने सालों में कांग्रेस को न्यूज चैनल्स के माध्यम से आप जहां भी देखेंगे वो हर जगह पिटा है, हर जगह उसकी हालत खराब ही हुई है। तो इससे ये कम से कम है कि वो डायरेक्ट जुड़ पा रहा है। ठीक बात। उसमें ये एक चीज हो गई है कि लेकिन अभी भी वो पिट रहे हैं। ठीक बात नहीं, है। लेकिन अभी भी जुड़ पिट रहे पा हैं। रहे हैं ना, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लोगों से जुड़ तो पा रहे हैं, नहीं, मतलब नहीं, ये एक मेरा नहीं, point नहीं। है। सुधा जी तो कहेंगे कि पिट रहे हैं, जाहिर सी बात है। और अभी भी पिट ये रहे, पॉलिटिकल बहुत पार्टियां दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती हैं। मैं अब स्वाति चंद्रशेखर के पास जाऊंगी। स्वाति जी, कुल मिलाकर आपने बहुत अच्छा जो पूरा गणित समझाया कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल जीवन और मृत्यु का प्रश्न है कि अगर वो हो जाएगा तो वो क्लीन स्वीप कर जाएगी, हारने के सेंस में, कि बिल्कुल वो एक रिकॉर्ड बना देगी। 20-25 साल तक वो दक्षिण में उभरने वाली नहीं है। और बीजेपी, दोनों पार्टियों की रणनीति विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर आप किस तरह उसको विश्लेषित करेंगे, किस तरह बताना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? जी,
खास करके जो कर्नाटका है, एक ऐसे स्टेट है कि आप अगर देखा जाए तो जहाँ पे रीजनल पार्टी होने के बावजूद भी नेशनल पार्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए एक राज्य है जो कर्नाटका है। अगर आप पूरा दक्षिण भारत में दोनों नेशनल पार्टी कुछ असर दिखाना चाहते हैं तो वो सिर्फ कर्नाटका से ही हो सकती है। जी। क्योंकि अगर आप जो इससे पहले जो अखंड आंध्रा था वहां पे अगर आप एनटीआर की समय पे देखा जाए तो उसके बाद कभी राजशेखर जी के समय पे कांग्रेस उभरते हुए आए तो उसके बाद तो पूरा कांग्रेस खत्म ही हो गया। तो जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हो गया तो उसके बाद तो कांग्रेस अभी खत्म हो गया। अभी और 25 साल वहां पे आने की कोई संभव नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस की स्थिति है और जो कांग्रेस की सीट है वो ऑलरेडी बीजेपी ले चुकी है तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश में खास करके अभी जो जगन की और चंद्रबाबू नायडू के बीच में जो अभी स्थिति है और अभी भी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी है वो अभी भी खास करके एक प्रिंसिपल अपोजिशन में है जहां पे बीजेपी इनरोड्स बनाने में अभी तक सफल भी नहीं रह पाया ना। वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि वो लोग अभी वेट एंड वॉच करके उस स्ट्रैटेजी बना के वहां पे बैठे हैं। और तमिलनाडु पे एआईडीएम के जैसे ही जयललिता जी के मरने के मौत के बाद जैसे कमजोर हो गया और शशिकला जी जब जेल गए तो उसके बाद एकदम खत्म ही हो गया था पार्टी। तो तब अभी बीजेपी एक आईएएस जो आईपीएस ऑफिसर कर्नाटका से थे अन्नामलाई तो उनको वहां पे पार्टी की प्रेसिडेंट बना के वहां पे कुछ प्रयास चल रही है। और केरला में लगातार हिंदू मुस्लिम का और खास करके जो लेफ्ट के खिलाफ जो भी बयान और अभियान जो चलता रहा बीजेपी का माध्यम से बहुत पहले से वो तो चालू है। पर स्वाति जी, मैं पूरे साउथ जो पूरे दक्षिण भारत के सारे राज्य हैं, मैं सारे राज्यों में देख रहा हूं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही, ये मैं देख रहा हूं सारे राज्यों में। जी क्या इसकी क्या वजह हो सकती है मूल? देखिए अगर अरे प्लीज डोंट नेग्लेक्ट ऑल द डेवलपमेंटल वर्क डन बाय बीजेपी। जितने भी अच्छे काम किया है बीजेपी का उसका पूरा नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं सुधा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है निश्चित तौर पे। बोलिए। थैंक यू। जो हम राष्ट्रीय स्तर पे चल रहे हैं हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है काम उसको लेकर आप राज्य पे आएंगे तो फिर लोग इसके ऊपर इसके आधारित पर मत नहीं देंगे। 2024 चुनाव पे मोदी के नाम पे शायद मत देंगे पर अगर जब स्टेट पे 2023 के बारे में अगर आप बोलोगे तो फिर 2023 में जो तेलंगाना में है, 2024 में जो आंध्र प्रदेश में है, जो 2026 में जब तमिलनाडु में है, अगर वहां पे आप मोदी जी का नाम लेकर आप इधर भी हमें मोदी जी का काम देके अगर वोट दीजिए ऐसे मांगोगे तो फिर कोई वोट नहीं देने वाला है। इस बार भी साफ तरीके से खास करके जो कर्नाटका में अभी जो एक मीटिंग चल रही थी वहां पे लोग वरिष्ठ जो नेता लोग होते जो दिल्ली से आए थे और जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीएल संतोष जी है उन्होंने साफ बोल दिया कि इस बार अगर आप मोदी के नाम से जाओगे और बोलोगे हमको वोट दीजिए ये तो नहीं होने वाला है। और इसके अलावा कोई और मुद्दा अगर हो पाए तो स्टेट में तो सिर्फ यही था बीजेपी के पास, वो था कि हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच अगर कोई लड़ाई हो, अभी आप देखोगे 6-7 महीने पहले जो इंटरनेशनल न्यूज बनी हिजाब के ऊपर वो तो शुरुआत हुई थी कर्नाटका से। और खास करके कांग्रेस इसके खिलाफ बोल रहे थे कि ये तो चुनाव की तैयारी थोड़ा बहुत पहले कर दिया था बीजेपी ने, अगर इसको 2-3 महीने बाद कर लिया होता तो फिर ये चुनाव के लिए एक रास्ता बन जाती है। पर हमेशा एक बात खास करके जो हिंदू मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया और इलाका हम जो कह सकती है और बहुत हाईएस्ट पोलराइजेशन जहां पे कर्नाटका में है वो कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका में है। कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका में भी लोग कंप्लीट करिए प्लीज, टाइम ओवर हो गया है, कंप्लीट करिए प्लीज। जी, कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका में भी लोग पूछ रहे कि हिंदू मुस्लिम को ही मुद्दा रख के कितना दिन तक चुनाव लड़ पाओगे आप लोग, कहा डेवलपमेंट के बारे में कब बात करोगे। ठीक बात है। मैं सुधा जी से एक 20 सेकंड का रिएक्शन ले लेता हूं फिर मंथन को खत्म करूंगा। सुधा जी, हम लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके हम लोग कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं राज्य की बात कर रही हूँ, राज्य में भी बहुत अच्छे काम किया गया है। पानी का ले लीजिए, अभी तो 85 लीटर्स पर हाउस पर पर्सन इट इज बीइंग गिवन, घर घर गंगा बोल के। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जहाँ पे राज्य सरकार ने किया। और
सेंट्रल स्कीम्स मत increase in बोलिए, SC स्टेट and ST. स्कीम्स No, no, बोलिए no, no. सुधा जी। State का ही बोल रही हूँ मैं. I'm talking हाँ। about the state only. And the recent session, the monsoon session, which was जो बेलगाम में किया गया था, आप वहां पे देख लीजिए, thousands of crores पानी के पीने का पानी ठीक- के लिए सैंक्शन किया गया ठीक बात है सुधा जी। Not only that, SC और ST के लिए जो there was increase in the reservation 40 years में. सुधा जी, state- वक्त इजाजत नहीं देता बहुत। अब मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। 20 सेकंड का फाइनल कमेंट आलोक जी का। 20 सेकंड आलोक जी कंप्लीट करिए प्लीज। आलोक जी, आलोक भदौरिया जी। देखिए दुर्गेश जी, दो चीजें हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य जो मुस्लिम विरोधी जो रुख था, 3 बड़े मुद्दे, वो मुद्दे खत्म कर रही है, जैसे कश्मीर, 3 तलाक और CAA। 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि मोहन भागवत जी ने ये कहा कि मुस्लिम अपने को महान ना समझे। यानी मुस्लिम, अब भाई सवाल है कि मुसलमानों के बाद में तो ये 200 साल अंग्रेज भी तो रह चुके, वो कब शासक थे? तो सवाल ये है कि आप उसी हिंदू मुस्लिम की बिना पर एंटी मुस्लिम आप फीलिंग आप पैदा करना चाहते हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि ध्रुवीकरण हो, और ध्रुवीकरण हो तो उनके लिए चुनाव आसान हो जाए, चुनाव की बेहतरनी आसान हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा है, लेकिन ये प्रयास करना इनका चालू हो गया है। बहुत शुक्रिया आलोक जी, एक बहुत चीज़ है- शुक्रिया। सुधा नायर जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माफी के साथ में स्वाति चंद्रशेखर जी आपका बहुत शुक्रिया। काचरू साहब बहुत शुक्रिया। फुरकान अंसारी साहब पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। सफ़ीउल्लाह साहब का भी शुक्रिया। साहब नबी सिद्दीकी साहब मुस्लिम स्कॉलर नेटवर्क की वजह से उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया, उनका भी शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं।